बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक में स्मार्ट कार्ड की वजह से 29,500 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। गंजम जिला भंजनगर निर्वाचन क्षेत्र के जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक के 8 ग्राम पंचायतें हैं। अदेई गांव ग्राम पंचायत, बड़गांव ग्राम पंचायत, बी दीपुर ग्राम पंचायत, झड़भूमि ग्राम पंचायत, बुड़ू रुंगू ग्राम पंचायत, चामुंडा ग्राम पंचायत, अलाडी ग्राम पंचायत का हितधारक माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक का स्वर्गीय बीजू स्वास्थ्य कल्याण समाज स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड महामहिम वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और संसदीय कार्य मंत्री विक्रम केसरी अरुख द्वारा वितरित किया गया है। कार्ड के वितरण से जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक के लगभग 29,500 लाभार्थियों को लाभ होगा। समारोह के दौरान मंत्री अरुख ने जगन्नाथ प्रसाद प्रखंड के सभी हितधारकों की ओर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। भंजनगर में मुख्यमंत्री नवीन पटनागर ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण के तहत स्मार्ट कार्ड वितरण किए। दिसंबर 13 तारीख में भंजनगर निर्वाचन क्षेत्र के भंजनगर ब्लॉक में मुदुलिपल्ली ग्राम पंचायत और बैंस लुंडी ग्राम पंचायत के बीजू श्रुति संसद में माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीजू स्वास्थ्य कल्याण स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण किया। माननीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और संसदीय कार्य मंत्री विक्रम केसरी आरुख समारोह में उपजिलाधिकारी भंजनगर प्रखंड बीडीओ प्रखंड उपाध्यक्ष सांसद एवं जनप्रतिनिधियों ने मंत्री के वितरण में सहयोग किया। समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँ। आज आपण माने जानती 2 दिन तले गत 12 तारीख दिन आमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गंजाम जिलावासी को स्वास्थ्य सहायता जोगेबा पाई मां तारा तारिणी पीठरे बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना रे स्मार्ट कार्ड बंटन रो शुभारंभ करचंती आम जिल्ला रे एवं आम जिल्ला रे प्राय 26,76,000 परिवार आ द्वारा उपकृत हो पारिबे। एवं आपण माने जानी खुशी हेबे ए जो बिजू स्मार्ट कार्ड योजना रे आम ब्लॉक जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक रे प्राय 29,500 परिवार सहायता राशि पाई परिबे ई स्मार्ट कार्ड योजना रे। एवं आम बीडीपुर पंचायत रे प्राय 938 परिवार ए स्वास्थ्य सहायता पाइबा पाई व्यवस्था अछि। आपण माने जानती आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विभिन्न जन कल्याणकारी योजना कार्यकारी करिवारे सारा भारत वर्ष रे एक नूतन इतिहास सृष्टि करछथि। ओडिशावासी को खाद्य सुरक्षा देवा पाई 1 टंकिया चाउल कार्यक्रम प्रचलन करछथि 2008 मसिया तु आज निरंतर भावे सफलतार सहित से कार्यक्रम चली। आज जो माने निसहाय असहाय वयस्क व्यक्ति मान को सामाजिक सुरक्षा देवा पाई मधुबाबू पेंशन योजना को कार्यकारी करा होची। आम गंजाम जिले में प्राय 2 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी योजना उपकृत हो पारुछथि। आज कृषक मान को आर्थिक सहायता जोगेबा पाई सशक्त करबा पाई कालिया भरी एक सहायता योजना को कार्यकारी करछथि। ता परवर्ती समय रे हमर प्रिय मुख्यमंत्री जी ओडिशार 4.5 कोटी लोक को भावंती आम निजर परिवार बोली परिवार सदस्य बोली परिवार मुखिया हिसाब रे सेमानकर स्वास्थ्य जत्न नेबा पाई स्वास्थ्य सहायता जोगेबा पाई गत अगस्त 15 तारीख दिन ये जो बिजू स्मार्ट कार्ड प्रचलन व्यवस्था को से घोषणा करथिले एवं सेप्टेम्बर 1 तारीख रु मालकानगिरी जिल्ला रु ए बंटन कार्यक्रम शुभारंभ से करछंती एवं गत काली सुधा प्राय 28-29 जिल्ला रे ए कार्यक्रम समाप्त होईछि। आपण मान मन रे प्रश्न उठुथिबो ए स्मार्ट कार्ड योजना कोन मु आपण मान को जणाई देबा पई चाहे जे अतीत रे अर्थाभाव आम गाँ गंडे जो मैंने बसवास करते
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ खबर बाहर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद परिजनों ने इस पे हत्या की आशंका जताई है। उसके बाद पुलिस भी अब जांच में जुटी है। थाना कस्बा बाह अंतर्गत मोहल्ला हनुमान नगर टंकी निवासी युवक श्यामवीर पुत्र राम हंस उम्र करीब 30 वर्ष का शव सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में कस्बा के देवता कोल्ड स्टोर के पीछे दीवार के सहारे फंदे पर लटका मिला, जिससे ग्रामीण में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर युवक की पहचान कर परिजनों को सूचित किया। युवक की अचानक मौत को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के मुताबिक युवक की शादी 2 महीने पहले हुई थी। पत्नी भी घर पर नहीं है। मृतक युवक श्यामवीर ने कस्बा के ही कुछ लोगों को अपने हिस्से की कुछ जमीन का सौदा किया था, जिसमें से युवक पर कुछ आ गए थे। आरोप है कि जमीन खरीदने वाले लोगों ने युवक से जबरन उसके हिस्से की पूरी जमीन बेनामा करा ली। जमीन के रुपए नहीं मिलने पर युवक और उसके परिजनों ने उक्त लोगों के यहाँ पंचायत की थी, जिस पर जमीन खरीदारों ने 15 दिसंबर को 7 लाख देने का वादा किया था, लेकिन रुपए मिलने से पहले ही युवक का शव फंदे पर लटका मिलने से परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। ये क्या मामला मेरा। क्या नाम है इनका? श्यामवीर। अच्छा, क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं, इन्हें खेत बेच दिया था 1 बीघा। अच्छा। अब इन्हें लगा लिया 7 बीघा 70,000 रुपये में। अच्छा, किन लोगों ने लगवाया है? हम क्या जमीन में है ना। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? खेत लिखवाया उनका। चलो फिर आपने इसकी कोई शिकायत की? हाँ कही थी, कल का पैसा उनका बता था। अच्छा। हाँ कल का पैसे का वादा था और आज ये मैटर हो गया। तो पंचायत होने के बाद पंचायत हुई थी ना, पता पड़ा था पंचायत हुई, उसके बाद ये खत्म, कल की डेट थी, आज ये मैटर हो गया। अच्छा। हाँ आज ये आपको किसी पे शक है? और सब तो उन्हें ही पैसे वाले लाए तो बता करा तो उन्हें ही मारा होगा, और कोई मर सकता हमारे लिए तो। क्या नाम है आपका? रामवतार। अच्छा, क्या घटना हुई है रामवतार जी? घटना का एक फांसी लगाई है। अच्छा, किसने लगाई है? सर तो ना बता सकते कि खुद लगाई है कि नहीं, किसने लगाई है? भतीजा है हमारा। अच्छा, क्या नाम है? श्यामवीर। श्यामवीर, ठीक है। क्या कारण रहा? अब सब कारण तो साहब जो ना बता सकते कि अच्छा। एक तो शादी भई है 2-3 महीने पहले, 1 महीना से बहू ना आई क्यों खाने पीने को बाद नहीं मिलेगा तो ऐसा करते नाम बाकी वजह से आई हुए। क्या कमी ऐसे करते या जाने खेत बेचो बाकी पैसा ना मिले जा वजह से ऐसा करते। अब क्या कह सकते? अच्छा, आपको किसी पे शक है क्या? हमेशा शक कैसी पहना था कि जैसा बिना हमें बाकी कैसे कह दें, जब तक हमें कोई चीज़ बन नहीं कर लेंगे तब तक हम कैसे बता सकते हैं। नहीं, ये जो खेती बेची है उसके पेमेंट के बारे में सुनने में आ रहा है कि कोई पंचायत हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया? हाँ, कल लेके कहा देने को पैसा की बात थी। अभी पेमेंट कितना मिल गई? बोले 70,000 बता रहा हूँ। 70,000 मिल चुके हैं। हाँ, जब कितना रह गया? आपका कहने का मतलब ये है जो खेती इसकी ली गई है वो गलत तरीके से ली गई है? गलत तरीके से। अब 7 भी 70,000 में सब काम मिल जाएगा जो मान के चलो। कल का पेमेंट लेना रहा, सीधी सीधी बोलो ना। हाँ, कल को वायदा तो 7 लाख को 7 लाख रुपए देने का वायदा था जी। 7 लाख में 70,000 इकट्ठे के मिल रहे थे। खबर कोरबी से है, जहां कोरबी में बेकार सड़कों की वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हो गए हैं, जिसके बाद अब SECL उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाला कोरबी पंचायत के सड़कों की स्थिति इस कदर खराब है कि स्थानीय लोगों को वाहनों से चलना तो दूर पैदल चलने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो से सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों की स्थिति है, लेकिन अभी तक SIPL सड़कों पर कोई भी ध्यान नहीं दे जा रहा है। जब इस बारे में स्थानीय लोगों से बात की गई तो वो बहुत ही निराश और आक्रोशित नजर आए। उनका कहना था कि SECL इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भारी भरकम वाहनों को इसी सड़कों के माध्यम से भेजा जाता है और धूल डस्ट से प्रभावित लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। जब वो खाना बनाते हैं तो डस्ट धूल उड़कर उनके घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ रहते हैं? ग्राम शर्मा में। जैसे कि देखा जा रहा है आपके बगल में जो रोड गई हुई है रानी अटारी के लिए बहुत ज्यादा खराब है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बस हमको रोड चाहिए। और इस रोड से आपको क्या परेशानी हो रही है? धूल डस्ट और क्या बोलते हैं, जैसे हम घर में झाड़ू पोछा किए वो भी पूरा एकदम 2 मिनट भी नहीं रहता घर में साफ एकदम, कि घर 1-2 मिनट साफ नहीं रहता है।
और कुछ परेशानी हो रही है आपको डस्ट वगैरह से? बहुत क्या खाना बनाने में डस्ट घुसता है क्या? दिक्कत है खाना बनाने में, बस डस्ट, बर्तन पानी सब में डस्ट एकदम। तो आप क्या चाहते हैं? बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको रोड चाहिए। आशा गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? मैं शर्मा में। देखिए, आपको क्या परेशानी हो रही है रोड से लेकर के, बताइए थोड़ी जानकारी। अरे बहुत धूल गर्दा है, बच्चे के लिए बहुत परेशानी है, घर में अंदर धूल गर्दा, बर्तन में पानी में सब में धूल गर्दा चल देती है। हमारे रोड भर चाहिए बढ़िया, पूरा खतवाते धूल गर्दा। जैसे देख रहे हैं कि आप छोटे से बच्चे को रखे हुए हैं, ठीक है, गोद में बच्चे को रखे हुए हैं, डस्ट उड़ता है, इसको लेके क्या कहेंगे? अब क्या रोड चाहिए, बड़े बड़े गाड़ी चल रहे, हाँ, दिन रात गाड़ी कूदा तो धुर्रा के मारे ठिकाना नहीं है। बच्चे खांसी जुकाम सब भर लेते धुर्रा में। कहाँ रहते हैं? शर्मा। ये क्या चीज़ का व्यवसाय किए हैं आप? ये छोटा सा होटल है। होटल है, जैसे कि आप व्यवसाय किए हैं, छोटा सा होटल है, अब बगल में रोड है जी, और यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, धूल डस्ट है, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? सर अभी 2-3 दिन तो पानी डला रहा था, मगर अब डस्ट से परेशान हैं सर हम लोग। अब रोड का आश्वासन मिला था कि बनेगा बनेगा, मगर रोड तो बन नहीं रहा है। कब से खराब है रोड? रोड तो सर कहा जाए तो 2-3 साल से अभी माने पूरा खराबे है। तो बोलते हैं कि ये ACCL माने वो खदान वाला रोड है तो वैसे ही रहेगा। तो क्या खदान वाला रोड है तो लोग, क्या जनता यहाँ की परेशान रहे? धूल डस्ट सब खा रहे हैं सर। तो ACCL से आप क्या चाहते हैं? जल्दी से जल्दी रिपेयर कराए सर, अब अच्छे से थोड़ा करवाए ताकि रोड सही सलामत रहे। वहाँ भी तो चलते हैं, चिरमिरी रोड में भी बढ़िया साफ़ है रोड, वहाँ यहीं का है रोड ख़राब के वहाँ। अब ACCL वाला सब उसी रोड में चलते हैं, कोरगार पिपरिया होते हुए सीधा रानी अटारी घुसते हैं। अब हम इसमें टेलर दूर दस्त खाते रहो बस। कोरबी से लेकर के अब पसान तक की जो रोड गई है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें अभी ACCL का टेंडर हुआ है और रोड जो है काफ़ी ख़राब है, जिसमें कि आम नागरिक को और हमको पेट्रोलिंग करने में आने जाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जो कि काफ़ी गड्ढे हैं, समय पे आदमी पहुंच नहीं पाता है और कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं तो भी हमको झेलना पड़ता है। दुर्घटनाओं के संबंध में जो है रोड काफ़ी ख़राब है। सर, जैसे कि आपका ड्यूटी है रात में गश्ती करना, सभी चारों तरफ देखना, ठीक है, इस रोड में गिट्टी वगैरह बहुत है, गड्ढे भी हैं और दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? पेट्रोलिंग के दौरान या रात्रि में या दिन में भी हम जाते हैं, थोड़ा हमको सोचना पड़ता है कि ये रोड जो काफ़ी ख़राब है और इसके लिए जो है मतलब अपन हिसाब से चलें। चूँकि उच्च अधिकारी से मिलने के लिए सर आपको पसान जाना पड़ता है, तो उसमें टाइम को भी लेकर के मैनेज करना पड़ता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब जहाँ पे 1 घंटा लगता है वहाँ 1.5 घंटा लगता है, माने आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। धीरे धीरे चलना पड़ता है, डीजल का भी खपत होता है, इस टाइप का है। कोरबी पोड़ी फ्लोरा। सर, अभी कोरबी से जो पसान के लिए रोड जा रही है वो रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। चूँकि सर आप डॉक्टर हैं पेशे से, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोड तो बहुत दिन से ख़राब है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण लोग बहुत सारे बीमार में ग्रसित हो रहे हैं। सर्दी खांसी तो लगे रहता है और रास्ता के जो है एक्सीडेंटल भी बहुत सारे केस मेरे पास आ रहे हैं, आए दिन गिरे पड़े लोग मेरे पास आते रहते हैं। तो सर, आपके स्वास्थ्य विभाग से जो गाड़ी जाती है एम्बुलेंस वगैरह, उनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? हाँ, सब कोई भी चीज़ है ना, हमको जो यहाँ से रानी अटारी तरफ की पसान से जो 108 वगैरह आता है, टाइम टेकिंग लेता है, जिसके कारण मरीज वगैरह भेजने में हमको परेशानी होता है। मतलब यहाँ से तनेरा मतलब आते आते पसान तरफ से जो गाड़ी भी आता है हमको बहुत टाइम ले लेता है, आधा घंटा की जगह 1 घंटा टाइम ले जा रहे हैं, जिसके कारण परेशानी आ रही है। चूँकि सर आपका निवास भी उसी स्थान पे है, उसी रास्ते में है, तो आपको किस प्रकार से परेशानी आती है? रोज धूल खा रहे भाई, रहने में भी लायक नहीं है, जो रास्ता का कंडीशन जैसे है हम लोग यहाँ पे रहने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में हम लोग को भी रहना पड़ रहा है। सर, एक लास्ट सवाल,
छोटे छोटे बच्चे हैं, धूल और डस्ट से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा लोगों को। अभी तो यहाँ पे कोरबी एरिया में हम लोग के यहाँ पे खांसी सर्दी तो प्राय आए दिन लगे रहते हैं बच्चे लोग को, तथा बहुत सारे यहाँ पे टीबी मरीज भी रहते हैं ये एरिया में, तो उन लोग को भी ज़्यादा इफेक्ट होता है और बहुत सारे परेशानी होता है इन लोग को। रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका ईओ के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर नगरपालिका ईओ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं तो इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि दुकानों के बाहर से नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते उन्होंने कहा अगर प्रशासन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो हम लोग प्रत्येक तहसील स्तर पर बेमियादी धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार मंडल किसी भी व्यापारी को कोई समस्या नहीं आने देना, चाहे वह जिला स्तर का हो या फिर राज्य स्तर का। जो रामपुर में धरना चल रहा है, अतिक्रमण हटाओ के लिए एक अभियान चलाया था, क्या पूरा मामला है? और धरना भी चल रहा है, क्या मामला है? ये पूरा सब ईओ की मनमानी चल रही है रामपुर जिले में। ये ईओ साहब जो है बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं, गरीब लोगों के जो है चबूतरे तोड़ दिए हैं इन्होंने, और जो अवैध भी नहीं है वो चबूतरे तोड़ दिए हैं। हमारे माननीय टोनी अग्रवाल जी ने उस पर विरोध किया है और धरना दिया है, और ये कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ जो है पूरा बाजार बंद होगा। ये धरना कब से चल रहा है? ये आज दूसरा तीसरा दिन है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस मामले को अभी गंभीरता से नहीं लिया है। बातचीत चल रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, मगर ये बहुत गलत हो रहा है रामपुर में। और अध्यक्ष जी की हम तो आदेश अनुसार है, अध्यक्ष जी अगर आदेश दे देंगे हमें तो हम मिलक में भी मिसाइल जुलूस निकाला जाएगा अगर इस सीओ को नहीं हटाया जाएगा तो। धरने की क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या मांगे हैं वहाँ पर? हमारे व्यापारी के साथ उत्पीड़न ना हो, जो एक लगातार उत्पीड़न चला आ रहा है व्यापारी के साथ, शासन जो है उत्पीड़न कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। किस हाल में किस वजह से दुकानदार कैसे क्या कमा रहा है ये दुकानदार जानता है, और उस पर इतने जो है उत्पीड़न अगर होंगे तो कैसे काम चलेगा। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां महिला ने टैक्सी चलाई, जिसके बाद वहां के डीआईजी उसकी टैक्सी पर सवार होकर पूरा शहर घूमे और उसकी सराहना भी की। झांसी बुंदेलखंड की सड़कों पर टैक्सी चलाने वाली अनीता चौधरी की हिम्मत और जज्बे को सलाम। झांसी डीआईजी जोगेंद्र कुमार महिला की टैक्सी में बैठकर न केवल सड़कों पर घूमे बल्कि उन्होंने पुलिस के बल के साथ महिला को सम्मान भी किया, और साथ ही उन्होंने आज की नारियों को अनीता की हिम्मत और जज्बे से प्रेरणा लेने के काफ़ी संदेश दिए। पुरुषों को टैक्सी चलाते हुए देखा था, लेकिन इस दिनों अनीता भी पुरुषों के पीछे छोड़ती हुई टैक्सी चलाती हुई नजर आ रही हैं। ये एक हिम्मत की बात है। जो हमारा फेज़ 3 चल रहा है शासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसी के एक चरण में जो स्वावलंबी महिलाएं हैं और स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं, और विशेष रूप से ऐसे रोज़गार और स्वरोज़गार अपना करके जो कभी पुरुषों के माने जाते थे,
ऑटो चलाने में विनीता चौधरी जी फर्स्ट महिला है झांसी की, और मेरे हिसाब से बुंदेलखंड की भी जी। जो ऑटो चला रही हैं और अपना स्वावलंबन और क्रिज लेके ऋण लेकर के और ऑटो चला रही हैं और उसका कर्ज भी भर रही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को पाल रही हैं। इन्होंने बहुत समय तक और रोज़गारों में भी कोशिश की, लेकिन उनको लगा कि स्वरोज़गार सबसे इम्पोर्टेंट है और हम स्वयं अपना रोज़गार अपनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। पिछले 9 महीने से जैसा ये बता रही हैं कि हम इस ऑटो चालक व्यवसाय में हैं। शुरुआत में इनको दिक्कतें आई क्योंकि यह ऐसा व्यवसाय था जो पुरुषों का द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय माना जाता था, लेकिन महिलाओं को ऐसे व्यवसाय में आने से हम लोगों का, समाज का और पुलिस विभाग का भी दायित्व बढ़ जाता है कि उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हमारी टीम है जो, हम तो यह कहना चाहेंगे कि विनीता की सवारी सबसे सुरक्षित सवारी और ये पुलिस की जिम्मेदारी है। हम लोग यह भी इनको सुरक्षा का तो साथ साथ सुरक्षा का तो हम लोग वातावरण दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो सवारी इनकी टैक्सी में जो बैठ कर के यात्रा करेगी, ट्रैवल करेगी और अपने गंतव्य स्थल तक जाएगी, वो शायद अपने आप को स्वयं सुरक्षित ज़्यादा महसूस करेगी। हम लोग यह भी दिखाना चाह रहे हैं इनके माध्यम से कि जो महिलाएं, इस तरीके की महिलाएं जो इस तरीके का स्वावलंबन के लिए रोज़गार, स्वरोज़गार कर रही हैं और उनको अगर दिक्कतें आ रही है, कहीं पर भी कोई परेशानी आ रही है समाज से या अन्य चीज़ों से, ऐसे रोज़गार को भी अपना रही है जिसमें पहले पुरुष अपनाते थे। तो ऐसे रोज़गारों में अगर उनको समस्या आ रही है तो वो हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमने इनकी टैक्सी पर हम लोग स्टिकर्स लगवाएंगे जो जिसमें पुलिस के सभी नंबर्स होंगे, या कभी भी उन पुलिस के नंबरों पर संपर्क करें और अपने लिए या अपनी सवारी के लिए जो भी सेफ्टी के इश्यूज़ है उससे एड्रेस कर सकती है और हमसे बात करके उनकी सहायता हम लोगों से ले सकती है। हम लोग इसके लिए एक महिला हेल्प डेस्क, आज हम विनीता चौधरी जी को महिला थाना हम दिखाएंगे और लेके जाएंगे। महिला थाने में हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है, स्थापित किया है, जिसके माध्यम से ऐसी महिलाएं जो इस तरह से स्वरोज़गार में रह रही हैं और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक ये ड्यूटीज़ करती हैं, तो ऐसी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझें और यहाँ आराम से अपना रोज़गार चला सके, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। और उनके साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, RTO विभाग हो, अन्य विभाग हो, जहाँ से के बलरामपुर से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विहीन चल रहा है, जिसके बाद वहां पे सिर्फ सहायिका ही दिख रही है और कई सालों से वहां पे कार्यकर्ता सुध लेने तक नहीं पहुंची है। आंगनवाड़ी सहायिका के भरोसे 1 सालों से आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है। आपको बता दें कि बलरामपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत सोनहरा आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 1 साल से केंद्र में नहीं जा रही हैं, जिसकी सुध लेने की फुर्सत सेक्टर सुपरवाइजर एवं परियोजना महिला बल विकास अधिकारी को भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र सहायिकाओं के भरोसे चल रहा है। हमारे रिपोर्टर आफताब आलम के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र सोनहरा पहुंचकर केंद्र में उपस्थित सहायिका से बात की गई तो सहायिकाओं ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र ने कार्यकर्ता बीमार हैं, लंबी बीमारी की वजह से सालों से केंद्र में नहीं आ रही हैं। मैं आंगनबाड़ी केंद्र खोलती हूं और बच्चों को गर्म भोजन खिलाकर भेज देती हूं। महिला बाल विकास अधिकारी को कार्यकर्ता विहीन आंगनबाड़ी केंद्र सोनहरा के सुध लेने की जरूरत है, ताकि गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषक आहार और 0 से 3 वर्ष के बच्चों को तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले पौष्टिक आहार और टीकाकरण समय समय पर किया जा सके और वो सही ढंग से केंद्र का संचालन हो सके। हाँ, मध्याह्न भोजन में क्या क्या मिलता है बच्चों को? दाल भात सब्जी और अंडा बंद हो गया ना, बोलते हैं अंडा बंद हो गया। सब्जी आपके यहाँ मिल रहा है? आलू बड़ी देते हैं। तो कब से आपके यहाँ मैडम नहीं आ रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में? बहुते दिन हो गया है, लगभग 1 साल जैसे तो हो ही गया। काहे नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है? उसका बहुत तबीयत खराब है बोलते हैं। अच्छा, तो उसके बाद और कोई अधिकारी आते हैं आपके यहाँ जांच वाँच करने? नहीं आए हैं अभी तक। पर्यवेक्षक कोई आता है आपके यहाँ? नहीं। बता दीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहाँ है आपके यहाँ, है कि नहीं है? नहीं है अभी। कहाँ गए हैं वो? अपना मायके में चले गए हैं, बहुते दिन हो गया है। अच्छा, तो यहाँ आप खुद चला रहे हैं आंगनबाड़ी या और कोई है यहाँ अटैच में? है। कौन अटैच में है? सरिता। सरिता कहाँ से हैं?
कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र का है? दुलारी खाड़ महेशपुर। महेशपुर के? हाँ। मैडम आती हैं महेशपुर से? हाँ, टीकाकरण दिन आते हैं, कोई दिन ओजन सोजन करते हैं, उस दिन आते हैं बस। आपका नाम पूरा बताइए। श्रीमती ललिता। अच्छा, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र सोनहरा में क्या हैं आप? सही का। सही का। बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई आप? रुड़की तहसील में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा नेता धंधा करने के लिए पेड़ पे चढ़े, जिसके बाद अब तहसील प्रशासन के हाथ पैर भी फूल गए हैं। रुड़की तहसील में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा नेता जगजीवन राम सुबह सवेरे तहसील स्थित पेड़ पर चढ़ गए। भाजपा नेता अपने साथ ज्वलनशील तेल सहित एक बैग अपने हाथों में लेकर पेड़ पर पिछले कई घंटों से बैठे रहे। भाजपा नेता का आरोप है कि चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर ये कदम उठाया गया है। जैसे ही ये सूचना तहसील प्रशासन को मिली तो पूरा प्रशासन अमला हिल गया। आनन फानन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अंशुल सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और भाजपा नेता को पेड़ से नीचे उतारने की अपील लगातार की गई। इसी दौरान तहसील प्रशासन के द्वारा कुछ कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से मना भी किया गया। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री पुष्कर धामी जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में चकबंदी अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं कुछ भूमाफिया के साथ मिलकर चकबंदी अधिकारी गरीब किसानों की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम काफ़ी लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर मेरे द्वारा समय समय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जाते रहे हैं। हाल ही में दीवान सिंह नेगी बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी एवं टिक्कम सिंह चौहान चकबंदी अधिकारी द्वारा सचिन भूमाफिया विकास मित्तल आदि गिरोह के साथ मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 4 तारीख में देहरादून परेड ग्राउंड में जिस हाईवे का शिलान्यास किया था, उसमें बड़ी मात्रा में ग्राम सभा की भूमि को खुर्द-बुर्द कर अपने चक प्रस्तावित कराए गए हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व हानि होने की पूरी संभावना थी। किंतु उसको लेकर मेरे द्वारा जब यह प्रकरण संबंधित अधिकारियों के जानकारी में लाया गया तो चकबंदी अधिकारी श्री दीवान सिंह नेगी ने आनन फानन में अपील संख्या 275, जिसके द्वारा इन विकास मित्तल आदि लोगों का चक प्रस्तावित हाईवे में प्रस्तावित कर मुआवजा लेने की नीयत से 15 बीघे का लगभग 28 बीघे कर दिया गया था, उसको तुरंत निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार संदर्भ संख्या 96 व अन्य और कई मामले इनके द्वारा मात्र एक ही दिन में आदेश पारित कर सचिन भूमाफिया व उसके गिरोह के सदस्यों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, उत्तराखंड सरकार से मेरा आग्रह है, जिसको लेकर मेरे द्वारा इनको चेतावनी दी गई थी कि यदि आपने 15 दिसंबर 2021 तक जिन व्यक्तियों द्वारा ये संपूर्ण घोटाले को बिना कोर्ट में फाइल चले आदेश पारित कराकर लाभ लेने की नीयत से कार्य किया गया है, उनके खिलाफ तत्काल जांच कर एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। बंदी न्यायालय चलता है, उसकी प्रक्रिया को लेके इनके इश्यूज थे, जो प्रक्रिया को लेकर इनके इश्यूज थे उसके रिस्पेक्ट में ये कुछ साल पहले 6-7 साल पहले भी इन्होंने कुछ आवेदन किया होगा, उस पर कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इनका ये कहना था कि जो ज़मीन है वो चक था, जब न्यायालय में चला तो वो चक इन्होंने हाईवे की तरफ दे दिया किसी और का, और उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जांच ऑलरेडी एसडीएम लेवल पे बैठा दी गई थी। इन्होंने अभी दिसंबर में पहले हफ्ते में इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था, उसके रिस्पेक्ट में एसडीएम लेवल पे जांच बैठा दी गई थी। एसडीएम इज ऑल्सो एन एसडीएम ऑफिसर, साथ में हमने उसमें और भी हमारे अधिकारियों को इन्वॉल्व करा था। जाँच अभी गतिमान थी। अब जाँच जो ये
इसकी रहती है, इन्होंने एसडीएम साहब ने 17 तारीख को सारे उनके जो रिकॉर्ड्स थे वो तलब किए थे, लेकिन उसी बीच इन्होंने ये बोल दिया कि 15 तारीख को हम करेंगे। उसके रिस्पेक्ट में एसडीएम साहब ने इनसे 2-3 बार बात भी करी थी, तो ये सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है और यदि इनको लग रहा है न्याय नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थोड़ा। सर कहीं ना कहीं 15 बीघे ज़मीन की 32 बीघे ज़मीन बना दी गई है, तो एक बड़ा घोटाला है। देखिए वो तो अगर 15 की 32 है तो घोटाला ही है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा 15 की 32 हुई है कि नहीं हुई है। और दूसरा ये चकबंदी में अभी चल रहा है, चकबंदी प्रक्रिया में चल रहा है अभी, जो चकबंदी देखिए उस पर वो बात आपकी सही है, लेकिन उस पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकते। एक आदमी को पहले तो जान बचाना इंपॉर्टेंट था, उसमें हमने सारी बात सुनी। आत्महत्या के प्रयास में देखिए अभी तो फिलहाल तो हमारा सबसे एम है, क्योंकि अभी बंदा तो नीचे आ गया है, लेकिन उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे, अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि और भी अंदरूनी मानसिक संतुलन बिगड़ने की, यदि हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उसका एक बार चेकअप करा देते हैं और बाकी कार्रवाई बाद में। अधिकारियों ने सर ये घोटाले किए हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही 2017 में मुकदमे दर्ज है, जो SIT जाँच करिए सर, तो क्या आखिरकार इन अधिकारियों को क्यों नहीं हटा गए यहाँ से? देखिए जो चकबंदी का रहता है, चकबंदी जो न्यायालय चल रहे होते हैं वो हमारे कुछ कुछ विलेजेस रहते हैं उन्हीं में चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं हर जगह चल रहे होते हैं। चकबंदी का एक डेजिग्नेटेड स्टाफ होता है, कंसोलिडेशन एक्ट के तहत वो न्याय सुनते हैं, न्याय को उसको लाते हैं, अमल में लाते हैं। यदि किसी का उसमें कुछ ज़मीन 25% का शायद वेरिएशन अलाउड रहता है, ऊपर नीचे 25% कम 25% ज़्यादा हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 15 को 32 करा गया है तो वो गलत है, और उसमें जांच बैठ के इनको पास अपील का भी ऑप्शन रहता है, जिसमें आपका SOC के बाद DOC के पास जाता है और भी और लेवल्स पे जाता है। एक सेकंड और SIT की अगर जाँच चल रही होगी, क्योंकि अगर 2017 में चली थी तो आपको पता होना चाहिए उसका फिर फाइंडिंग क्या आई। फाइंडिंग आपने देखी एक बार, आप एक बार उसकी फाइंडिंग जरूर देख लीजिएगा। सर आपके द्वारा धारा 144 तहसील में लागू कर दी गई थी, तुरंत ही पत्रकार भी गिरफ्तार हो जाएंगे, सर क्या था? यार उस समय क्या था, ये अटेंशन सीख कर रहे थे, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।